नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। और आज हम राजनीतिक और कानूनी सरगर्मियों पर बातचीत करने जा रहे हैं। और आज का दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चार बड़ी घटनाएं आज हो रही हैं या चल रही हैं। और हमारे साथ हैं इस समय बातचीत करने के लिए ओंकार चौधरी जी, आपके जाने पहचाने, और अभिषेक तिवारी जी। तो चार इस समय कार्यक्रम चल रहे हैं ओंकार जी। एक तो 370 की बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और पता नहीं कितने दिन चलेगी, क्योंकि 10 घंटे का समय तो कपिल सिब्बल को है, और उसके बाद फिर 10 घंटे का उनके अगले जो हैं उनको दिया हुआ है। तो कुल मिला के कोई 30-40 घंटे का टाइम तो इन लोगों को ही दिया हुआ है। और उसके बाद फिर सरकार का रिप्लाई आएगा, फिर रिजॉइंडर होगा। एक दिन में मुश्किल से ये 4.5 घंटे सुनते हैं। तो इस हिसाब से तो ये कितने दिन चलेगा, लगाइए हिसाब। तो मुझे लगता है 15-20 दिन तो ये हियरिंग चलेगी, महीना निकल जाएगा। दूसरा जो है वो लीगल आज मामला जो है वो एएसआई का सर्वे हाई कोर्ट ने भी पारित कर दिया है। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर था उसको न केवल उचित ठहराया है, बल्कि ये और कह दिया है कि भाई ये जो है आप जो सूट है इसको डे बाई डे करके पूरा करें। तो ये तो बहुत बड़ा झटका है। फिर तीसरा जो है वो मेवात का मामला चल ही रहा है। और चौथा जो है वो अमित शाह जी ने दिल्ली ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए विधेयक पर चर्चा आज आरंभ करा दी है। और उन्होंने ये कहा है कि भाई ये कोई हमें पावर लेने का शौक नहीं है, हमें तो जो भ्रष्टाचार हुआ है बंगले में वो उसकी अधिक चिंता है। तो पहले ये बात कर लेते हैं, ऑर्डिनेंस से आरंभ कर लेते हैं जी ओंकार जी। ये जो बंगले का जो रेफरेंस इन्होंने विशेष तौर से दिया, तो वैसे भी हमें पता है कि ऑर्डिनेंस रिप्लेस तो हो ही जाएगा, बिल तो पास होना ही होना है। तो ये जो इतने दिनों से इसको रोकने का प्रयास कर रहे थे, तो आज क्या हुआ जो आज उन्होंने चर्चा आरंभ करवा दी? संजय जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और बहुत धन्यवाद, आपने याद किया। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। ये जो आज दिल्ली वाला बिल रखा गया है लोकसभा में, जिस पर चर्चा शुरू हुई है, और अमित शाह के उद्बोधन से, भाषण से, प्रस्तावना से शुरू हुआ है। अमित शाह ने एक्चुअल में जो ऐतिहासिक तथ्य हैं वो तो सामने रखे ही हैं, जो कानूनी और संवैधानिक तथ्य हैं वो भी बहुत मजबूती के साथ सदन के और देश के सामने रखे हैं। वैसे जो इस समय लोकसभा का दृश्य है संजय जी, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है उसको देख करके। आप जरा कल्पना करिए कि सर जी का बस एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जलंधर से, और पूरा विपक्ष सर जी के लिए बैटिंग कर रहा है। और जब ये पास हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा से, सर जी इनके साथ रहने वाले नहीं है। जितने ये इस समय उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं सारे काम। उनको पता है कि उनका इसका असर क्या होने वाला है और अल्टीमेटली नतीजा क्या होगा। यानी अरविंद केजरीवाल तो इन INDIA वालों के साथ रहने वाले हैं नहीं। डॉट वाले जी, अब आते हैं कि अमित शाह ने कहा क्या है। जिस चीज की चर्चा आपने अभी की है, उन्होंने कहा है कि विवाद तो बंगले पर खर्च छिपाने का है। और केवल बंगले की बात नहीं की अमित शाह ने, उन्होंने कहा कि और बहुत सारे जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, इतना ढेर लगा हुआ है, उस सब की जो जांच पड़ताल विजिलेंस विभाग के जरिए या ऑब्जर्वेशन हो रहा है, उनकी देखरेख में चल रहा है, उनके पास जो तमाम फाइलें हैं उन पर कब्जा करने का है। ट्रांसफर पोस्टिंग का तो एक्चुअल में कोई विवाद ही नहीं है। और उन्होंने जोर देकर के इसको समझाने की कोशिश की कि भाई 93 से विधानसभा काम कर रही है दिल्ली में,
और सब जानते हैं कि दिल्ली एक स्पेशल स्टेटस वाला राज्य है, विधानसभा भी। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारी भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही। ऐसा भी कई बार हुआ कि नीचे हमारी सरकार है, ऊपर कांग्रेस की सरकार है, या नीचे कांग्रेस की सरकार है, ऊपर हमारी सरकार है। इसके बाद भी कोई विवाद नहीं हुआ, कभी कोई दिक्कत नहीं आई ट्रांसफर पोस्टिंग में, सेवा शर्तों में किसी तरह की एंट्री करने में या किसी भी तरह की कार्रवाई करने में। ये 2015 के बाद ही क्यों शुरू हुई? उनका कहना ये था, और उन्होंने एक तरीके से कांग्रेस को आईना दिखाया ये कहते हुए कि दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के खिलाफ तो नेहरू जी भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, डॉक्टर अंबेडकर भी थे, और जो पट्टाभी सीतारमैया की कमेटी बनाई गई थी जिसने ये सिफारिश की थी, उस पर बाकायदा चर्चा हुई थी और फिर कहा गया था कि नहीं, इसको राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, और तमाम शर्तें लगाते हुए ये सब आगे की यात्रा उन्होंने बताई कि किस तरीके से चलाए। तो एक तरीके से उन्होंने जो कांग्रेस की बेंच पर बैठे, विपक्ष की बेंच पर बैठे हुए कांग्रेस के नेता थे, सांसद थे, उनको आईना दिखाने का काम किया। विपक्ष के ऐसे लोगों को भी, सांसदों को भी आईना दिखाने का काम किया जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, कि भाई अतीत में कब क्या हुआ है, जरा इसी से आप कुछ सीख ले लीजिए। अब अमित शाह के जो पॉइंट्स थे कि ये जो विजिलेंस विभाग में कारस्तानियां हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद, सबसे पहले विजिलेंस विभाग के अधिकारियों का ट्रांसफर, उन पर राजनीतिक बयानबाजी करके हमले करने का प्रयास, विजिलेंस विभाग को रात्रि में 2 बजे खुलवा करके उन फाइलों की जीरोक्स कॉपी कराना, उनको इधर उधर करवाना, ये सब क्या था? तो उन्होंने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश के फला फला पैरा में ये कहा है बाकायदा कि दिल्ली के बारे में संसद को कानून बनाने का पूरा अधिकार है, और उन्होंने कहा कि ये अपनी सुविधा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ अंश पढ़ रहे हैं और कुछ को छोड़ रहे हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों को भी और देश को भी कि उसी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, और हम उस अधिकार का उपयोग करते हुए ही अध्यादेश की जगह ये बिल लेकर के आए हैं। मोटे तौर पर अमित शाह ने इनको एक्चुअल में निवस्त्र किया है, और जो एक पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ था तभी से, और ये लोग भी जिस तरीके से दुष्प्रचार कर रहे हैं और भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, दिल्ली की जनता को भी भ्रमित कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से राजधानी घूम रहे थे पंजाब सरकार के हवाई जहाज में, भगवंत मान को भी साथ में बैठा करके घूम रहे, भारत यात्रा पर निकले थे, एक तरीके से उसको भी एक्सपोज करने का काम अमित शाह ने कर दिया है। जी जी, अभिषेक जी, तो ये तो एक बड़ा मजबूत जो खंभा था वो ध्वस्त हुआ चाहता है। आपको क्या लगता है कि एक बार ये है बिल पास हो गया दोनों सदनों से, उसके बाद सर जी क्या करेंगे? सर जी का पता नहीं सर, लेकिन मैंने 1.5 महीने पहले एक बात कही थी कि जिस दिन अरुण कुमार पिल्लई का कन्फेशन हो गया था और जिस दिन अरबिंदो फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर ने सरकारी गवाह बनने को कबूल कर दिया था, उसी दिन से एक साथ कई नेताओं पे अमित शाह जी की वक्र दृष्टि और साथ में शनि की 7.5, उसके अलावे जितने 8.5, 19.5 जो भी ग्रह नक्षत्र, और अगर कलयुगी भाषा में बोले, वो सब के सब केजरीवाल पे एक साथ पड़े थे। और केजरीवाल का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि केजरीवाल को लगा था कि वो सीधा छूट के निकल जाएगा, क्योंकि उसने कोई मंत्रालय नहीं रखा गुरुजी।
लेकिन वो ये भूल गया था कि सामने वाला आदमी जो है अमित शाह है, और उसको उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नरेंद्र मोदी जी को इस बात से हुई थी कि ये लोग आए हैं इस नाम पे कि हम कट्टर ईमानदार हैं जी, और लगातार अपने अलग अलग आर्थिक आपराधिक षड्यंत्र में कहूंगा, ये देशद्रोह एक तरह से है कि आप पैनिक बटन में भी, अब तो वो भी सामने आ गया कि पूरा फर्जी था। और जब इनको लगा कि अब ये सब धरे जाएंगे तो ट्रांसफर पोस्टिंग का बहाना लेकर के पूरा सबको इधर से उधर शिफ्ट कर देना, और जिनका ट्रांसफर किया उनको ये भी धमकाना सौरभ भारद्वाज के थ्रू, वो जो एक विचित्र टाइप का फैक्ट चेकर है, उसी प्रकार का ये अजीबोगरीब इंजीनियर अपने आप को कहता है, जिसने इस देश की सबसे निष्पक्ष प्रणाली चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया था सदन में, इस धूर्त आदमी ने, और कहा था कि ईवीएम, आई कैन हैक ईवीएम। और जब चुनाव आयोग ने इसको बुलाया तो इसने हैक नहीं किया, बोला नहीं नहीं हमको छेड़छाड़। तो ये बड़ा वो बाहरी बार दिखाते रहे अपनी खुद हाँ, की ईवीएम बना के। इसीलिए मैंने कहा कि ये जिस प्रकार के लोग हैं, इनको आउट ऑफ द वे जाकर के ही इनको पकड़ा जा सकता था, क्योंकि इसकी खुद की फैक्ट चेक कमेटी थी, जैसे मोहम्मद जुबीर की है। मोहम्मद जुबीर कह देता है ये तो 4 महीने पहले का है, तो केजरीवाल खुद कहता है मैंने खुद डिग्री जितेंद्र की चेक की है जी। बाद में मैंने वो तो फैक्ट चेक करवाया, बोला कि जहां से भागलपुर का उसका इंटर वाला निकला, बोला कि भाई साहब इंटर में उस वक्त हमारे स्कूल में इंटर था ही नहीं, +2 था ही नहीं, +2 तो इधर आया। तो बोला ये सब कहां से चल रहा है। और सोचिए फैक्ट डिग्री चेक भी हो गई और वो डिग्री सही भी थी जितेंद्र तोमर की। तो इस प्रकार के लोगों का एक ही उपाय था जो आज अमित शाह जी ने कहा कि पंडित नेहरू अपोज दिल्ली गेटिंग द स्टेटस ऑफ फुल स्टेट। तो इसके साथ एक दो थप्पड़ कांग्रेसी जो सदन में थे, एक प्रकार से ये कह दीजिए बातों से ही उनको भी पड़ा कि तुम जो आए हो ना सपोर्ट करने, पहले खुद देख लो। अब देखिए कि केजरीवाल कौन सा नया रूप बदलता है, रंग बदलता है, वो महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल को 2025 तक जो है वो ये सीएम भी रहने देंगे। मुझे लगता है कि तिहाड़ यात्रा हो ही जाएगी सर, नहीं बच सकता। इतने अभी तो दिल्ली जल विद्युत घोटाला बाहर आने दिए, तो मतलब भयंकर स्कैम है, और सब्सिडी स्कैम उससे भी बड़ा स्कैम सामने आएगा सर। ये बच नहीं सकता सर, इसके बचने के चांसेस नहीं है सर। जी, और जो दूसरा मुख्य बिंदु इस समय चल रहा है वो है मेवात का जो दंगा हुआ है उसकी हैंडलिंग। तो ओंकार जी, आपने तो बहुत समय बिताया है हरियाणा में, आप बताएं, क्योंकि ये जो मेवात का तो इतिहास है, यहाँ तो दंगों का भी पुराना इतिहास है। 1932 में बताते हैं यहाँ बड़ा दंगा हुआ था, और ये जो लोग हैं इनको तो महात्मा गांधी ने भी कहा था कि आपको जराइम पेशा कहा जाता है, आपको स्वयं को सुधारने की आवश्यकता है। लेकिन आजकल के जो इनके समर्थक हैं वो कहते हैं कि साहब कि ये इनको तो उकसाया गया, और ये जो हुआ है वो एक तरफा नहीं था बल्कि दंगा था, क्लैश। अंग्रेजी मीडिया इसको क्लैश करके रिपोर्ट कर रहा है। तो ये क्लैश किधर से था, और आपको क्या लगता है कि जो हरियाणा सरकार की जो प्रतिक्रिया है, जो रिस्पांस है, वो क्या पर्याप्त है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हरियाणा गवर्नमेंट की जो प्रतिक्रिया आई है, खट्टर साहब का जो बयान आया है, उस पर निराशा व्यक्त करूंगा। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो गारंटी लेते हैं हर एक की सुरक्षा की, और ये एश्योर करते हैं लोगों को कि हमारे रहते हुए आपको अपनी सिक्योरिटी को लेकर के रंच मात्र भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ खट्टर साहब हैं। खट्टर साहब कह रहे हैं कि जी 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का प्रदेश है, 2.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का प्रदेश है, हमारे पास तो 50-60 हज़ार पुलिसकर्मी हैं, हर एक की सुरक्षा रक्षा कैसे कर सकते हैं। बात ये नहीं होती है, बात ये होती है कि आपका मैसेज क्या है और आपके बारे में परसेप्शन क्या है। आपके राज्य में रहने वाली जो अमन पसंद जनता है उसके मन में भी,
और जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, जो दंगाई हैं, जो इस तरीके से आगजनी करते हैं, उनमें किस तरह के मैसेज हैं आपको लेकर के। अब जब ये प्रयागराज में बदमाशी हुई थी और वो कौन सा जावेद पंप था जिसकी बेटी कोई यहाँ दिल्ली में टुकड़े टुकड़े गैंग की हिस्सा थी, उसके घर पर बुलडोजर चला। और उसके बाद मुझे बता दीजिए कि प्रयागराज, कानपुर में कई दूसरी जगहों पर किसी की हिम्मत पड़ी क्या कि शुक्रवार को नमाज के बाद सड़कों पर आए, आपत्तिजनक नारेबाजी करें, आगजनी करें, तोड़फोड़ करें, लोगों का जीना हराम करें। तो अगर खट्टर साहब थोड़ी सी प्रेरणा ले लें, थोड़ा सा उनका मार्गदर्शन ले लें, जो कुछ कुछ मामा जी ने लिया था मध्य प्रदेश में, और फिर उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पर धामी साहब ने वो सब किया था जो योगी आदित्यनाथ करते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हरियाणा में भी जो ये चिंगारी सुलगती हुई हमें अभी दिखाई दे रही है, इसको अंकुश में लाया जा सकता है, सबक सिखाया जा सकता है। अब तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं संजय जी। ये ठीक है कि मैं बहुत सालों तक हरियाणा में रहा। 97 में चंडीगढ़ गया था, मेरठ से अमर उजाला में, वहाँ से अखबार शुरू करना था, मैं ही इंचार्ज था वहाँ। और उसके बाद फिर करीब करीब आप लगाइए कि अगस्त 2020 तक मैं वहाँ रहा, यानी चंडीगढ़, दिल्ली और रोहतक, जहाँ से हरिभूमि छपता था। तो मेरा बहुत वाइड एक्सपीरियंस है वहाँ का, अलग अलग क्षेत्रों के बारे में भी मुझे जानकारी है। मेवात का, नूह का इलाका, ये मोस्ट सेंसिटिव पहले से ही रहा है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को उतनी कामयाबी नहीं मिलती रही जितनी कांग्रेस को या इंडियन नेशनल लोकदल को, जो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है। अब तो खैर वो भी विभाजित हो गई, और इनको कामयाबी मिलने की वजह यही है कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी और कट्टरपंथियों की भी अच्छी खासी जमात है, और बहुत कम लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है। मैंने तो सबसे पहले इस पर वीडियो बनाया था, जानकारी दी थी कि 3 महीने पहले यहाँ के 14 गांव में 5000 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने एक साथ छापे मारे थे। पूरी रात वो कार्रवाई चली थी, और जो साइबर अपराधी थे करीब 125-150 के आसपास उठाए गए थे, गिरफ्तार किए थे। बहुत बड़े पैमाने पर उन लोगों के पास से दूसरों के नाम पर सिम, मोबाइल फोन, स्कैनर, इस तरह की सामग्री बरामद की गई थी। क्या उसके बाद हरियाणा पुलिस को, शासन को, प्रशासन को बहुत सतर्कता के साथ यहाँ पर नहीं रहना चाहिए था? क्योंकि जब भी आप, भले ही वो लूटपाट कर रहे थे, ऑनलाइन साइबर अपराध कर रहे थे, लेकिन आप ये समझिए कि उनके घर भी चल रहे थे उस लूटपाट से, उनके कुछ कर्मचारी भी उनके साथ काम कर रहे थे, इसके अलावा उनके रिश्तेदार वो भी इन्वॉल्व थे पूरे धंधे में। तो अगर किसी का आप धंधा पानी बंद कर रहे हैं, किसी का भ्रष्टाचार बंद कर रहे हैं, तो जिस तरीके से आज राष्ट्रीय स्तर पर हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ इन सब की एकजुटता देखते हैं, उसी तरीके से क्या वो पलटवार नहीं करेंगे? या जब भी उनको मौका लगेगा तो वो आपको ये संदेश देने की कोशिश नहीं करेंगे कि अगर आप भले ही अवैध तरीके से और अनैतिक तरीके से वो ऑनलाइन लूटपाट करके अपनी कमाई कर रहे हों, तो ये मैसेज नहीं देंगे साहब हमारी कमाई को आप रोकेंगे तो फिर हम आग भी लगा सकते हैं। ये सब बहानेबाजी है, मोनू मानेसर, फलाना ढिमकाना, ये क्लैश बताना, क्योंकि जिस मस्जिद की बात की जा रही है वो तो अवैध जमीन पर बनी हुई थी, और एक झोपड़ी नुमा टाइप जो है वो बनी हुई थी। इसी तरीके से जो दूसरी चीजें जली हैं वो भी, क्या हम नहीं जानते हैं संजय जी कि पेशबंदी किस तरीके से की जाती है? जब भी कहीं जरा सा कोई दंगा फसाद होता है तो हमने कई जगहों पर पुलिस वालों को ही गाड़ियों के शीशे तोड़ते हुए देखा है, ताकि एक काउंटर बनाया जा सके, एक पेशबंदी की जा सके कि देखो इन दंगाइयों ने जो है
किसने व्हीकल्स के शीशे तोड़ दिए। यही काम यहां भी हुआ है। ये पूरी तरीके से एक तरफा था, ये पूरी तरीके से नियोजित था। इसमें अराजक तत्व शामिल थे, मास्टर माइंड कोई इसके पीछे था। और मैं इससे भी बड़ी बात कहना चाहता हूं, एक आपके शो पर कुछ महीने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट दी गई थी और उसमें यह कहा गया था कि देश के कम से कम 400 ऐसे संवेदनशील स्थान हैं जहां पर जो मुस्लिम हैं, जो माओवादी हैं, मुस्लिमों की बात जब मैं करता हूं तो मुस्लिमों में जो इस तरह की हरकतों में लिप्त रहते हैं, जो बेहद कट्टरपंथी हैं, जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो समाज में वैमनस्य फैलाना चाहते हैं, जो अमरावती की तरह, उदयपुर की तरह किसी की गर्दन काटने से बाज नहीं आते हैं, जो जम्मू कश्मीर में टारगेटेड हिंसा करते हैं, हिंदुओं को मारते हैं उनका आइडेंटिटी कार्ड देख करके, ऐसे तत्वों की बात मैं कर रहा हूं। ये लोग इन 400 संवेदनशील जगहों पर कभी भी बड़े बवाल कर सकते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये G20 को देखते हुए अभी खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, उनके खिलाफ कोई बड़ी और कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जब आपके पास सूचना आ गई। हाँ ठीक है, PFI के खिलाफ आपने कार्रवाई की, कुछ दूसरे मामलों में भी आपने कार्रवाई की है। अभी पहले भी और अभी हाल में भी हमने जम्मू कश्मीर में देखा है कि NIA की छापेमारी हुई है, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके फंड रोके हैं आपने, सब ठीक है। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर चुनौतियां हैं और जिस तरह के तत्व राष्ट्र की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहे हैं, जगह जगह बवाल कर रहे हैं, आगजनी करवा रहे हैं, ऐसे तत्वों को कब तक आप खुला छोड़ेंगे? ये जो हिचकिचाहट है सरकार की, ये कभी कभी अंदर से बहुत पीड़ा देती है, ये सोच करके कि जो सरकार का काम है वो अगर नहीं कर रही है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे राज्य सरकारें हैं, तो फिर जो प्रतिक्रियाएं खास तौर से हिंदुत्व में आस्था रखने वालों की तरफ से आती हैं, मैं उनको बिल्कुल नाजायज नहीं मानता हूं। संजय जी। अभिषेक जी, ये जो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है सर, वो अंतिम मैं वाक्य जो कहा है ओंकार जी ने, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो प्रतिक्रियाएं हिंदूवादियों की ओर से आ रही हैं वो बिल्कुल उचित है। मैं वही कह रहा हूं कि वो तो आएगी आएगी। अब देखिए बीजेपी की स्थिति इस वक्त क्या है, 150 नहीं, जब 50,000 ट्विटर हैंडल से, 150 नहीं 50,000 अलग अलग ट्विटर हैंडल से जब गालियां पड़ती हैं तो कहता है अरे यार गलत हो गया, हम असेस नहीं कर पाए कितना बड़ा हम ब्लंडर कर रहे हैं। तो हरियाणा सरकार के लिए यही कहूंगा, हरियाणा सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2nd IRB बटालियन का मुख्यालय तुरंत परिसर भोंडली जिले से जो है प्रभावित जिले से दंगा प्रभावित नूह में जो है स्थानांतरित करने का निर्णय ले लिया है। अब सर इनके पास सारा फीडबैक था, पुलिस खुद कह रही है कि 10 दिन से सारा तमाशा चल रहा था, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड वेंड हो रहा था, और आपके SP कहां थे? छुट्टी पे थे। कमाल है, आप योगी जी की तरह सुरक्षा की बात नहीं कर सकते, समझ में आता है। अच्छा, ये हर साल सेम रूट से निकलती है, रूट में भी बदलाव नहीं है, तब भी आपके SP साहब छुट्टी पे थे। तो सबसे पहले तो इस सरकार को SP साहब को छुट्टी पे भेज देना चाहिए था कि एक काम करो, अगले यात्रा तक तुम लगातार छुट्टी पे रहो। ये तो कर ही सकते थे। कोई इसकी जिम्मेदारी लेगा कि आखिर पुलिस प्रशासन व्यापक रूप से क्यों नहीं गया था? 4 कांस्टेबल को लेके आप किसान आंदोलन जहां पे 2 SHO लेवल का काम था उससे आप निपटा नहीं पाए। 1-2 फेलियर होता तो मैं छोड़ देता सर, कंटिन्यू इनसे रहा है जिनका पूरा 9 साल का कार्यकाल। जाट आंदोलन जब हुआ, खूब उत्पात हुआ, इनकी पुलिस देखती रही, खूब आगजनी हुई।
किसान आंदोलन में तो जो नंगा नाच हुआ वो हम सब ने देखा, और आपसे मेरी बात हुई थी तो आपने यही कहा था, चूंकि ये तो बहुत सिंपल सा काम है, 2 एसआई को भेज के भी हटवाया जा सकता है अगर आप उनको पावर दे दे तो पावर होना और विल पावर होना, देखिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी थे, उसी पद पे थे, सारी शक्तियां वही थी, और नरेंद्र मोदी पे भी के पास भी वही है, लेकिन आप फॉरेन डिप्लोमेसी में अंतर देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री है, और भगवंत मान भी मुख्यमंत्री है, और खट्टर साहब भी मुख्यमंत्री है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक विल पावर होना चाहिए वो सर अलग अलग व्यक्ति के, ये मुझे लगता है कुछ लोगों के अंदर लीडरशिप की जन्मजात क्वालिटी होती है, और इनके अंदर मुझे लग रहा है कि कम से कम वो क्वालिटी तो नहीं है लीडरशिप के अंदर। आप देखिए अनिल विज से ट्रैप करने के लिए 3 बार अलग अलग ढंग से पूछा गया मनु मनेसर को लेकर के प्रश्न, और तीनों बार वो गृह मंत्री हैं। कहा मैंने पूरा वीडियो देखा है, एक बार भी मनु मनेसर ने दंगे वंगे की तो बात ही नहीं की, उसने बोला शोभा यात्रा में हम जाएंगे। ऐसे डिफेंड किया जाता है और ऐसे खड़ा हुआ जाता है अपने लोगों के साथ। और ऐसा नहीं, न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने तो फोर्सफुली ये प्रश्न पूछ लिया था अनिल विज से कल कि मनु मनेसर का जिस प्रकार से दंगों में रोल आ रहा है आप कैसे देखते हैं। सोचिए ये प्रश्न पूछा गया था, और फिर भी उन्होंने इतना संयमित होकर बयान दे दिया कि नहीं मैंने पूरा वीडियो देख रखा है, एक बार भी उसने दंगे का तो नाम ही नहीं लिया। वो काउंटर ऐसे होता है। आपने क्या उत्तर दिया कि हम राजस्थान सरकार की मदद करेंगे। अरे भाई पहले ये तो साबित हो कि जो सामने उस महान गौरक्षक के ऊपर जो कुछ कहा जा रहा है वो सत्य है कि नहीं। अब मैं क्लिप कटवा की बात तो सत्य मान नहीं सकता, उसका नया नाम है सर क्लिप कटवा, जो फैक्ट चेकर है। मैं आपके दर्शकों को अपडेट तो कर दूं थोड़ा। इसको तो अश्लील भी नहीं कहा जा सकता। क्या बात मतलब वो क्लिप काटने वाला। हाँ मैं अश्लील बातें करता हूँ सर, क्या मैं तो जिस प्रकार के नामकरण उसी हिसाब से होंगे ना जो आपका नेचर होगा। तो क्लिप को जिस प्रकार से काट करके वो अपने हिसाब से यूज करता है, इसलिए क्लिप कटवा नाम रखाया है। इससे किसी की धार्मिक भावनाओं को बिल्कुल आहत करने का मेरा प्रयास नहीं है, लोग पर्सनली ना ले। तो जो क्लिप कटवा है इसको तो यू सर्टिफिकेट दे देगी सेंसर बोर्ड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यूजर। तो आप देखिए 3 दिन से क्लिप कटवा क्या कर रहा है। पहले उसने नैरेटिव बनाया कि गुरुग्राम के किसी मस्जिद में लोगों को मार दिया गया। अरे भाई पहले वो हुआ ही नहीं है, और वो भी हिंदुओं ने किया है नहीं किया है, जालीदार टोपी लोगों ने ही सब अराजकता फैलाने के लिए उसको डिफेंड करने के लिए भगवा डाल दिया, हमको क्या पता। असल बात तो ये है कि वहां पे शांतिपूर्ण से लोग जा रहे थे और आपने AK-47 रखा था। अब एक और क्लिप कटवा कह रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में एक हिंदू AK-47 चला है। सर सेल्फ डिफेंस इसको बोलते हैं। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, दोनों पुलिस वाले डरे हुए थे, उन्हीं का था सब कुछ वेपन, पुलिस वालों का भी हो सकता है उनको चलाना नहीं आता हो, उसी में से किसी ने एक जिम्मेदारी ली हो कि सर अब जीवन पर आ पड़ी है तो हम बचाएंगे। क्योंकि जो वो तो मैं कई बार कहता रहा हूं कि सभी को IPC के सेक्शन 96 से सेक्शन 104 पढ़ के रट के रखने चाहिए, जिनमें सेल्फ डिफेंस का प्रावधान है। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा सर। तो अब देखिए वही खट्टर साहब का ये जो बयान है, फंस गए ट्रैप में कि नहीं हम सबको नहीं दे सकते। आप बिल्कुल दे सकते हैं सबको सुरक्षा, आपको ये कहना चाहिए था। खैर दोषियों पे कार्रवाई की बात तो की है उन्होंने कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, फलाना ढिमकाना। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे ये लगता है इसमें खास करके, अच्छा देखिए एक मंत्री है, वो तो सेंटर के मंत्री हैं, और वो उनका पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मुख्यमंत्री से, 1 साल से उनके विरुद्ध बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि हिंदू शस्त्र लेकर के क्यों गए थे शोभा यात्रा में। अब ऐसे लोग मंत्री भी हैं, तो हालात खराब है, और भारत का पॉलिटिकल डायनेमिक्स हर 6-8 महीने में बदल जाता है सर, अगर ठीक से काम होगा तो। 2010 में कांग्रेस ने सपने में नहीं सोचा होगा कि वो 44 सीट पे 2014 में पहुंच जाएगी। ये राव इंद्रजीत का बयान आया जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। जी राव इंद्रजीत का ही वो बयान है। वो तो भटकती आत्मा है, वो तो इसके साथ कब चला जाए उसका क्या पता। हाँ वो तो भटकती आत्मा है।
वो ठीक है, लेकिन अभी तक तो मंत्री है। नरेंद्र मोदी जी को इतना अगर क्रोध है, उनकी तो अपनी अगले कुंठाएं है ना, उनको लगता है कि मैं राज्य मंत्री ही क्यों बनाया हुआ हूँ, कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बनाया मुझे। अब हर इनके इस बयान से समझ आ जाना चाहिए कि इसी लायक थे ये। हाँ हाँ, नहीं तो इनकी जो हरकतें हैं, अब ये राज्य अब मंत्री ये भी जो अगली बार तीनों नहीं रहेंगे। क्षेत्र हैं आपके, नूह, फिरोजपुर, झिरका और पुनाहना, ये तीनों इनके संसद क्षेत्र में हैं और इनके संसदीय क्षेत्र में घटना होती है और ये इस प्रकार का बयान देते हैं। तो मैं वही कह रहा था कि नहीं ठीक है, अब तो राज्य मंत्री भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर मैंने कल भी एक बात कही कि अगर ऐसे मंत्री को या फिर ऐसे लोग अगर बीजेपी से भी टिकट पा जाए तो भी ऐसे लोगों को हरा देना चाहिए, इसलिए कि एक सीट से शायद आपका बहुत ये नहीं होने वाला, लेकिन ऐसे तत्व जीत के जाएंगे। तो आप देखिए मोहम्मद जुबीर ने उसके जबकि आपने देखा वो किशन पाल गुर्जर का बिल्कुल संयमित बयान था। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि आप ये देखिए कि कृष्णपाल गुर्जर 6 लाख से ज्यादा मतों से जीते थे 2019 में। और हाँ, तो इस वो बार जो भी है जीतेंगे। उनके क्षेत्र में भी इनकी घुसपैठ है मेवों की। जी जी, ये जो नहीं आपका मैं पलवल का कुछ हिस्सा, ये हथीन क्षेत्र इत्यादि जो है, इसमें काफी मेवों के बहुत आए थे। पलवल में भी कई 20-22% मुस्लिम आबादी है। नहीं, मैं वही कह रहा था कि ये बात ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से आप देखिए अभिसार शर्मा हो गए, रवीश कुमार ने उसको कोट किया, जीत अंजुम ने कोट किया, क्लिप कटवा ने उसको कोट किया कि देखो मंत्री खुद बोल रहा है कि हिंदू कर रहे थे ऐसा। तो नैरेटिव बाहर की मीडिया में इजी हो जाएगा ना उनके लिए बनाना, ये समस्या है। तो इससे भी तो लड़ना है, निपटना है जी। जी हाँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1930 के दशक में एक जिन्ना ने 14 पॉइंट का चार्टर जारी किया था और उस 14 पॉइंट के चार्टर में एक उनकी डिमांड ये थी कि साहब की हिंदुओं के जो शोभा यात्राएं इत्यादि हैं वो मुस्लिम इलाकों से ना निकाली जाएं। अब यही बात जो है आजकल का मीडिया बार बार दोहराता है, हाँ वो मुस्लिम इलाके से निकाली गई। और ऐसे में देखिए आप कि यही कार्य बरेली में जब एक तथाकथित मुस्लिम इलाके से कांवड़ियों की यात्रा नहीं निकलने दी गई तो योगी आदित्यनाथ ने क्या मैसेज दिया, यह अंतर है। पूरा ओंकार जी, इकोसिस्टम तिल मिलाया है कि काहे ट्रांसफर कर दिया उनका। ओंकार जी, ये अंतर स्पष्ट दिखता है। वही मैं कह रहा था संजय जी कि योगी आदित्यनाथ के बारे में जो परसेप्शन है वो ऐसे ही नहीं बना है। वो जमीन पर उन चीजों को लागू करते हैं, बहुत कड़ाई से लागू करते हैं, और चाहे अफसर हों, चाहे इस तरह के अराजक तत्व हों या इस तरह की मानसिकता वाले लोग हों, उनको बहुत क्लियर कट मैसेज देते हैं कि आपको ये करना है। और देखिए, अगर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर धर्म को मानने वाले या मजहब को मानने वाले हर विचारधारा के व्यक्ति को अगर अपनी अपनी पूजा पद्धति स्वतंत्र तरीके से करने का अधिकार है, तो फिर ये कोई पाकिस्तान है क्या, ये बांग्लादेश है क्या, या अफगानिस्तान है क्या कि आप मुसलमानों के इलाके से अपनी शोभा यात्राएं नहीं निकाल सकते, या ये घोषित करवा दो कि जिन जिन क्षेत्रों में मुसलमान रहते हैं उनकी बहुसंख्यक आबादी है, वो एक अलग मुल्क है, वहाँ वीजा लेना पड़ेगा, पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। क्या मतलब है इन सब बातों का? एक मैसेज हर स्तर पर हर शासन प्रशासन की तरफ से देना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस देश में वोट बैंक पॉलिटिक्स अब सर्वोच्च हो गई है, बाकी सारी चीजें गौण हो गई हैं। 20 जुलाई को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ था, आज हम 3 अगस्त में बात कर रहे हैं। आज जाकर के दोनों सदनों में कामकाज सुचारू रूप से शुरू हुआ है। कल भी
कुछ घंटे का कामकाज हुआ था। इससे बड़ी त्रासदी, इससे बड़े अफसोस की बात कोई हो सकती है क्या? जिसको हम लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर मानते हैं, वहाँ पर आपने उसको राजनीतिक अखाड़े के रूप में तब्दील करके रख दिया है, परिवर्तित करके रख दिया है। कामकाज नहीं करने देंगे, विधेयक पारित नहीं होने देंगे, देश को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये क्या जिद हो गई? ये क्या तमाशा बना के रखा हुआ है? तो सिवाय पीड़ा होने के और कुछ होता नहीं है। और यही लोग हैं ना ये कानून बनाने वाले, और सदन की जो सदन के जो चलाने के नियम, उपनियम हैं, यही लोग बनाते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि इनकी सेहत पर कोई फर्क पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि देश के लोग इन चीज़ों को देखते नहीं हैं या इनके बारे में परसेप्शन नहीं बनाते हैं। जी। और एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु इस समय चल रहा है वो आज जो हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट एट प्रयागराज ने जो आदेश दिया है, और उसमें एक बार पुनः हिंदू पक्ष को उन्होंने ये कहा है कि उनकी जो सर्वे की मांग है वो उचित है, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर है उसको उचित ठहराया है, और मुस्लिम पक्ष को झटका दिया है। लेकिन 370 की हियरिंग के समाप्त होते ही निजाम पाशा जी ने मेंशन कर दिया कि साहब हमने आपको ईमेल कर दिया है और मेंशन कर दिया है, और इसको तुरंत टेकअप कर लिया जाए, इसलिए ये कल ही आ जाएगा बोर्ड पे। और मैं आपको अभी से बता देता हूँ, लुक, we are busy with this constitutional bench, so I think heavens are not going to fall if we defer it for some time. अभी हमारे पास टाइम नहीं है सुनने का। अरे भाई किसी दूसरी बेंच को दे दो ना, आप पे सुनना आवश्यक है क्या? लेकिन कल ये आदेश होगा, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। जी अभिषेक जी क्या सोचते हैं? नहीं, एग्जैक्टली यही होने वाला है। मैंने अभी भी यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा, और क्योंकि टैक्टिक्स तो आपने पहले ही बता दिया है खोल करके, ये डिले टैक्टिक्स चलेगा। लेकिन अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी एएसआई को सर्वे से रोक नहीं पाएगा, मना नहीं कर पाएगा। दोनों संदर्भों में बात कर रहा हूं। ठीक है, हाई कोर्ट ने भी अपने विवेक से जो जजमेंट दिया है वो नहीं दिया है, लेकिन जो मैसेज कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी दे दिया है ना, उसको भी आप एकदम से ओवरलुक नहीं कर सकते। ये जानते हुए कि मामला कोर्ट में है, फिर भी प्रदेश का मुख्यमंत्री उसको मंदिर बता रहा है। मजाक चल रहा है क्या? आप समझ लीजिए कि कहां क्या चलेगा, वरना तो फिर उनके पास भी कई रास्ते हो सकता है कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं इस बारे में निर्णय ले कि चलो हम भी अपना एक पक्ष भेज देंगे कि काहे ऐसा ही सर्वे को मना कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा सोच भी ले सुप्रीम कोर्ट भविष्य में, तो तब क्या होगा सर, संजय सर? तो अगर ये परिस्थिति आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है और योगी जी कहे कि सरकार चाहती है कराना है ऐसा ही, सरकार के पास तो अधिग्रहण की भी शक्तियां हैं। मैं वही कह रहा हूं, तब क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पहले ही एक बार, ये योगी सरकार जो है, इलाहाबाद सरकार, हाई कोर्ट ने एक बार बोला था कि क्यों बुलडोजर चला रहे, तो कह रहे कि आप रिटर्न में दे दीजिए कि अवैध संपत्तियों पे बुलडोजर नहीं चलाना है। एक बार कुछ बुलवा चुके हैं, तो ये योगी जी का जो है ना। एक बार और भी आपको याद हो, जब कौन सा केस था जिसमें ये ख्याल से कोविड के समय की बात है ना, जब इनकी फोटो लगा दी थी। हाँ सबकी, ये जो हाँ वो तो नियम ही बदल दिया, वो दंगाइयों की जो सारी बदमाशी फोटो कर लगा रहे दी थे, थी। हाँ, ये मुरादाबाद बुलडोजर वाले इनके ऊपर इंसिडेंट के चला। बाद। हाँ, तो उनकी सबकी फोटो लगाई हुई थी, तो हाँ कहा था ये हमारे उस समय जो लेफ्टिस्ट गोविंद माथुर चीफ जस्टिस हुआ करते थे इलाहाबाद के, तो वो एक्चुअली कार्ड कैरिंग लेफ्टिस्ट हुआ करते थे एक जमाने, सीपीएम के जो था ना एसएफआई उसके। और उस समय किशन सिंह सुरजीत की कृपा से वो जज बन गए थे, चीफ जस्टिस थे वहां पे। तो उन्होंने अचानक एक दिन छुट्टी के दिन
सुबह मोटो लेके और उसको कर दिया, तो मानने से इनकार कर दिया हाँ, योगी जी ने, नहीं इनकार मानेंगे। कर दिया, नहीं मानेंगे। और मैं वही उनकी कहा कि एटीट्यूड देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को भी उनकी बात को रखना पड़ा, हाँ, मैं वही उन्होंने कह रहा नहीं हूँ। हटाया, तो नहीं हटाया। इसीलिए कि तो ठीक है, डिले टैक्टिक्स तो वो तो चलेगा ही जैसा आपने कहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब हिंदुओं की जीत जो है संवैधानिक रूप से ही मुझे और अधिक जल्दी नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम राम मंदिर इतना हमको वेट करना पड़ेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा इसका। बशर्ते ठीक है, सरकार का भी एक रोल होता है, लेकिन सरकार का केंद्र में और उत्तर प्रदेश में रहना जरूरी है। जी जी हाँ, और अंत में 370 की हियरिंग चल रही है, ओंकार जी क्या कहते हैं? चल ही क्यों रही है ये बताइए ना संजय जी, नहीं, चलेगी तो चल देखिए, क्यों रही? कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज तो एंटरटेन करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का वस्तुतः जो मुख्य कार्य था वो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस देखना ही था। ये तो बाद में जो है ये भटक के हर तरह की पिटिशन जो है वहाँ पहुंच जाती है और वो आर्टिकल 136 में उसको एंटरटेन कर लेते हैं। आर्टिकल 136 इज स्पेशल लीव पिटिशन, मतलब उसमें यदि कोर्ट चाहे आपको स्पेशल लीव दे, कंसेशन दे, तो ही वो सिविल अपील में जा सकती है, और वो बस एसएलपी चलती रहती है। अरे 99% काम जो है आजकल कोर्ट्स का एसएलपीज का हो गया है। ये सिचुएशन थोड़ी इसकी कल्पना की थी। कल्पना तो ये थी कि भाई जितने सारे मैटर्स जो हैं हाई कोर्ट में निपट जाएंगे, जो बहुत कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होंगे वो ही सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो आज वस्तुतः जब 370 की सुन रहे हैं तो अब अपना असली काम कर रहे हैं। बाकी काम जो है जैसे वो अभी वो एंटरटेन करेंगे, वो हाई कोर्ट ने फाइनल कर दिया, तो एसएलपी एंटरटेन ही नहीं करनी चाहिए उनको, लेकिन वो तो करेंगे। जो जैसे ये आपकी और काशी वाला देखो मैटर है, आप कितना समय लगाएंगे ये भी तो कोई मतलब तय 10 नहीं घंटे है तो कि खाली कपिल सिब्बल को दिए गए हैं, जी जी और उसके बाद फिर 10 घंटे उनके अगले वाले शायद क्या शंकर नारायणन है या गोपाल सुब्रमण्यम, उनको दिए गए हैं। फिर उसके आगे किसी को 6 घंटे दिए गए हैं। अब ये 10 10 20 6 26 कोई 40-50 घंटे तो ये अकेले इधर से आर्ग्यू होगा। महीना भर का काम हो गया सर, महीना भर। हाँ, महीना भर यही करेंगे तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ महीना भर करें, लेकिन अपना बाकी काम दूसरों को तो दे दें। नहीं, लेकिन मजेदार इसमें मजा काशी क्या है? वाला खुद ही क्यों एंटरटेन करना है? हाँ, वो कल जो एंटरटेन किया इन्होंने स्पेशल मेंशन वाला, जो वीएचपी की रैली वाला, वो बीच में ही कर लिया। हाँ, बीच में ही कर लिया। मतलब वो जो शौक है वो नहीं जाता। पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस में बैठते थे चीफ जस्टिस इत्यादि, तो अपना काम डेलीगेट कर देते थे दूसरी बेंचेस को। ये डेलीगेट भी नहीं कर रहे। पर इसमें होने वाला क्या है संजय जी, आप थोड़ा मार्गदर्शन करिए। मैं तो देखिए मैंने तो जो अनब्रेकिंग इंडिया लिखी थी उसमें ही काफी कुछ स्पष्ट कर दिया था, और कल भी जो ये आर्ग्यूमेंट दे रहे थे तभी मैंने आज भी ट्वीट किया, मैंने कि ये गलत रास्ते जा रहा है, और उस पे जो है उसके काफी खिंचाई भी हो गई उनकी भाई साहब की, कि वो कह रहे हैं कि साहब की नहीं, वो तो जो 370 का जो क्लॉज 3 है जिसमें ये लिखा है कि प्रेसिडेंट कैन एब्रोगेट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गिव्स कंकरेंस, तो वो भाई साहब कह रहे हैं कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं रही तो वो परमानेंट हो गया। और सीजेआई ने भी पूछ लिया उनसे कि भाई ये तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं रही तो इसका मतलब तो उल्टा होना चाहिए ना, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं रही तो फिर उसकी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि नहीं फिर उसको घुमा फिरा कर कह रहे हैं कि नहीं इसका मतलब ये परमानेंट हो गया। तो आज भी पूछ रहे थे कि भाई क्या मतलब कहने का आपका है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा भी आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन के परे है, जो जिसको पार्लियामेंट टच नहीं कर सकती, क्या आप ये कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ। तो बड़ी विचित्र स्थिति मैं तो देख रहा हूँ कपिल सिब्बल जी को, क्योंकि उनको 10 घंटे का समय दिया हुआ है, तो 10 घंटे तक तो उनको टॉलरेट किया जाएगा। वो नहीं, लेकिन उनको इम्पोर्टेंट ये कि कपिल उनके सिब्बल भी जो टेंशन में आ गया था। ऑपोजिशन की जो टीम है, मतलब जो पिटिशनर्स की टीम है, उसने उनको लीड लॉयर नियुक्त किया है, तो ये उनका प्रिविलेज है। वैसे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखिए केशवानंद भारती केस जो था वो बताते हैं 38 दिन चला था।
जो, और ऐसे ही अन्य भी बहुत सारे केस हुए हैं क्योंकि राम मंदिर वाली हियरिंग देखिए कितने दिन चली थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस तो लंबे चलते हैं। जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच केसेस को आप, और ये 370 का है, बहुत महत्वपूर्ण है। और जजेस जो है शो ऑफ भी करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच केसेस में, ये भी ध्यान रखें। अभी सोच रहे चलो इसी बहाने थोड़ा सा हम न्यूज में रहेंगे लगातार। आजकल हम न्यूज में, आजकल पीएम मोदी से कम थोड़े ना न्यूज में हम है। अरे यार वो लाइव दिखाया जाता है ना, तो उससे मजा आता है ना। बेचारा, लेकिन कपिल सिब्बल को डांट लगाई, थोड़ा सुन के थोड़ा सा लगता है कि डांट बताओ तो नहीं बेचारा वो। लगाई, उसको डांट नहीं कहेंगे, उनको जो है फंसा दिया ये कहेंगे। हारे वो ठीक है, झिड़की ही समझ लीजिए, थोड़ा सा कटाक्ष नहीं ना, समझ कोई ले। झिड़की नहीं थी, तो बड़ा बहुत ही सौम्यता से पूछा हुआ प्रश्न था जिसमें वो फंस गए थे पूरी तरह से। अरे कह मतलब जब दीजिए ना कपिल थोड़ा सिब्बल जब अभिषेक हिंदी जी को। बोलने लगे तो समझ लीजिए वो फंस गए। ठीक है, लेकिन कपिल सिब्बल को लगता है कि भाई कि वो पूरा कोर्ट आजकल वही चला रहे हैं ना। आज कपिल सिब्बल अभिषेक हिंदी जी बोलने को लग गए थे, अगले शो मतलब का करके हेडिंग नहीं बनाने देंगे। मतलब करने लगे कपिल सिब्बल, इसका नहीं नहीं, मतलब मैं इस फंस पे गए। करने ही नहीं वाला हूँ, मेरा तो शाम का शो केजरीवाल का है। केजरीवाल की सेवा करेंगे आप। हाँ हाँ, चलिए साहब, तो आज का दिन केजरीवाल के, कपिल सिब्बल के और हमारे खट्टर साहब के और ज्ञानवापी के नाम करते हुए इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबा दें, पत्रम पुष्पम का ध्यान रखें। आपको, ओंकार जी को, अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद वंदे सर, मातरम। जय श्री राम।